बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शहीद मिल्लत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का प्रीलिम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, एमसीक्यूज हैं बहुत अच्छी, और इसको वीडियो को गौर से देखिएगा। मैं 2-3 कॉलेजेस के मज़ीद पेपर अपलोड करूंगा जो मैं बेहतर समझता हूं, जिससे आपको ज़रा ज़्यादा फायदा हो सके। पहली एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन में। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज 60। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O2। उसकी वजह यह है कि उसने मॉलिक्यूलर मास दे दिया ना कंपाउंड का, तो कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है इसमें जिसका मास 60 बन रहा हो। अगर आप पहले वाले का देखें तो 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 मिलाकर ये 30 बनता है। और C3 सी वाले का ऑप्शन देखें तो 36, हाइड्रोजन 642 और 9 ऑक्सीजन का तो बहुत ज्यादा बनता है, 144 जाके बनता है, तो ये 60 से बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन का ही 60 से ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है। ठीक है, बेसिकली ये एसिटिक एसिड था। और याद रखिएगा कि एसिटिक एसिड और ग्लूकोज दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O होता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास 180 हो तो ये ग्लूकोज होता है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास 60 हो तो ये एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH2O। 6.0 to 10 की पावर 23 है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करते हैं तो जो 10 की पावर दी हुई है ना उसको छुपा देते हैं, वो माइनस में हो या प्लस में, उस पर हाथ रख दिया करे, तो खाली बचता है 6.02। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, जो ऑप्शन हो गया। एमसीक्यू नंबर 3 है, द एक्चुअल रेशियो ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रेशियो बताता है एलिमेंट्स की के दरमियान, और एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। एमसीक्यू नंबर 4 है, विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्डिंग? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल स्फेरिकल होता है, जब भी ओवरलैपिंग में हिस्सा लेता है तो हेड ऑन कोलिजन होता है, और हेड ऑन कोलिजन के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड सिग्मा होता है। तो एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। ये अच्छी एमसीक्यू है, इसको जरा गौर से देखना है। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। जे थॉमसन ने, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, और चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर करा। एल्युमिनियम 3+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस में जितना चार्ज देगा उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, तो 13 में से 3 निकल गए 10। अब सही है ना, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिनका इलेक्ट्रॉन सेम हो। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, 19 में से 1 निकालेंगे तो 18 बचेगा, तो ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उसमें से 1 निकाल दें तो 10, तो ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1 निकाल दें तो इसमें 2 बचते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 2 निकाल दें तो 18 बचते हैं, ये भी इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हाँ, कैल्शियम 2+ और पोटेशियम +1, ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हो सकता है इस तरह करके चेंज होकर आ जाए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है डबल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है ट्रिपल बॉन्ड की। डंबल शेप ऑर्बिटल इज पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप डंबल होती है, एस ऑर्बिटल की शेप सिमेट्रिकल स्फेरिकल होती है, और डी ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल होती है। और सेकेंड ईयर का कोर्स हमारा यहीं तक है, एस, पी और डी। एस और पी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, डी ऑर्बिटल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। एक कॉलेज में मैंने एस ऑर्बिटल की शेप भी देखी है, इस दफा उसने डंबल शेप बोला है तो पी ऑर्बिटल। मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज डिफ्यूजन। 2 गैसों के मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो ये डिफ्यूजन है।
और अगर अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइड लें तो ये इफ्यूजन भी है। सही है, मेरे हिसाब से बोथ ऑफ दीज ज्यादा बेहतर है, बोथ ऑफ दीज आंसर है, सी ऑप्शन है। The physical properties if crystals are different in different direction is known as anisotropy. ये आप क्रिस्टल और एमॉर्फस का जो डिफरेंस पढ़ते हैं उसमें सही ना ये डिफरेंस मौजूद होता है। क्रिस्टल क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं और इसकी इस एबिलिटी को क्या कहते हैं आप, एनाइसोट्रोपी। और एमॉर्फस में आइसोट्रोपी पाई जाती है। द रेशियो ऑफ द रेट्स, ये गलत प्रिंट हो गया एन इसके साथ, ये रेशियो है वर्ड। द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस ए एंड बी इज 1.5 if the relative molecular mass of gas A is 16 and the relative molecular mass of gas B, जाहिर है A का मास दिया है वो और ये गैस B, ये बुक का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 36। कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाकर। मैंने इसको यहां सॉल्व कर भी दिया है। इसने दिया था गैस A और गैस B का के रेट की रेशियो दी थी 1.5। 1.5 देने का मतलब है 1.5 रेशियो 1। इसको मैंने लिखा आर ए रेशियो आर बी को लिखा आर ए अपॉन आर बी, तो 1.5 ओवर 1 मैंने ऐसी सिर्फ कुछ लोगों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए लिखा है। सही है, 1.5 ही रहेगा। मॉलिक्यूलर मास दिया गैस ए का 16, बी का बताना है, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ गैस ए रेशियो रेट ऑफ गैस बी इक्वल होगा मास ऑफ गैस बी ओवर मास ऑफ गैस ए। अब आर ए ओवर आर ए रेशियो आर बी को क्या लिख सकता हूं, आर ए ओवर आर बी। एम ए का मास कितना है 16, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स, तो आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर कर दिया और जब इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। आर ए ओवर आर बी क्या था 1.5, 1.5 का स्क्वायर करा 2.25 और जो 16 इधर डिवाइड हो रहा था ये उधर जाकर मल्टीप्लाइड हो गया, तो 2.25 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी 36 है और हमें पता था कि गैस बी की रेशियो गैस ए से कम है, रेट जो है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है 1 है और गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन 1.5 है। जब गैस बी का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है तो इसका मतलब है गैस बी जो है वो ज्यादा भारी है गैस ए से और ए का मास 16 है, तो हमें पता था इसका मास जो है ना वो 16 से ज्यादा आना चाहिए और इन्होंने असल में सारे मास 16 से ज्यादा दिए थे इसलिए कैलकुलेट करना पड़ा। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच रेजिस्टेंस या रेजिस्ट इन फ्लो इज विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन है बाकायदा पूरी। When vapor pressure and atmospheric pressure of a liquid becomes equal is known as boiling point, ये boiling point की पूरी डेफिनेशन है। boiling point कहते हैं जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। 14 एमसीक्यूज है, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, ये इनसे एमसीक्यूज में मेरे हिसाब से मिस्टेक है, उनका वेलोसिटी, वेवलेंथ, सोर्स, फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अगर आप वेवलेंथ कहेंगे ना तो फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे और फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो वेवलेंथ भी कहेंगे, इसमें से एक ऑप्शन रखना चाहिए था इन्हें वेवलेंथ रखना चाहिए था तो फ्रीक्वेंसी हटा देना चाहिए था, फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए था तो सही ना वेवलेंथ हटा देना चाहिए था। और कलर जो है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ही पे डिपेंड करता है। इस वक्त मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर है, मेरे हिसाब से भी नहीं, सही भी दोनों है। फिर कहा है व्हेन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये ए नहीं है ये अल्फा है और ये आर नहीं है ये गैमा है, तो कह रहा है अल्फा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90 है, तो ये 90 भी नहीं कटा इनसे। उसकी वजह ये है कि तीनों साइडें जो है ना सिर्फ 3 क्रिस्टलाइन सिस्टम में इक्वल नहीं होती, एक ऑर्थोरोम्बिक में, एक ट्राइक्लेनिक में और एक मोनोक्लेनिक में। अब ट्राइक्लेनिक में क्या होता है, तीनों साइडें भी अनइक्वल होती है, तीनों एंगल भी अनइक्वल होते हैं।
ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं लेकिन तीनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर आप ये तीनों एंगल इक्वल ले रहे हैं और तीनों साइडें अनइक्वल, तो ऑर्थोरोम्बिक इसका आंसर होना चाहिए था, जो ऑप्शन में नहीं है। और ट्राइक्लिनिक के लिए तीनों एंगल अनइक्वल होने चाहिए थे, वो ऑप्शन में है लेकिन तीनों एंगल अनइक्वल नहीं दिए, तो सिर्फ मोनोक्लिनिक बची है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर कर यहां लिखा है। आप चाहें तो बुक से इसको टैली कर सकते हैं, वो मैंने यहां पर लिख दिया है। इस तरह है ये 15 MCQs। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90। तो फिर जाकर मैंने इसको मोनोक्लिनिक टिक करा है। द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन दिस मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। लीनियर में सही है ना, बॉन्ड एंगल होता है 180 और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। मैं फिर भी बताता जाऊं क्योंकि हो सकता है कि सवाल चेंज होकर आए। मीथेन में, ऐसा मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है, मीथेन में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, वाटर में है 104.5 डिग्री और अमोनिया में है 107 डिग्री। अगर वो ये पूछता कि सबसे छोटा एंगल किसमें, तो आंसर था वाटर। मैक्सिमम एंगल पूछा है, मिनिमम पूछता तो इस वक्त वाटर होता आंसर। ये चेंज होने में देर नहीं लगेगी। द कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में सबसे शॉर्टर कलर होता है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है वायलेट की और सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होती है रेड की। अभी हो सकता है ये शॉर्टेस्ट के बजाय क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो यही आंसर चेंज होकर रेड हो जाएगा। मैंने यहां पर लिख भी दिया है ऑर्डर, ये देखिए एमसीक्यूज में, ये वेवलेंथ और वेव गायर लिख दिया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब वायलेट की वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड की कितनी है 7000, बासबुक 8000 भी लिखती है। तो ऊपर से नीचे वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। 4000 थी 7000 थी, तो वायलेट सबसे शॉर्टर वेवलेंथ है, रेड सबसे लॉन्गर वेवलेंथ है। अब हम एमसीक्यू नंबर 19, 18, which molecule has zero dipole moment? कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों मॉलिक्यूल HCl है, वाटर है, SO2 है और कार्बन डाइऑक्साइड है, चारों पोलर है। और डाइपोल मोमेंट दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड में अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो, फैसला करेगी ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड में की शेप लीनियर होती है, तो एक कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन इस तरह सही ना लीनियरली अरेंज होती है और एक दूसरे का सर को कैंसिल कर देती है, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है। चैप्टर 4 में जाके डाइपोल मोमेंट का एक चार्ट बना हुआ है, वो देख लीजिएगा। एक और इसके साथ बहुत आता है, वो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसकी डाइपोल मोमेंट भी ड्यू टू ज्योमेट्री सही ना क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, टेट्राइडल ज्योमेट्री की वजह से। विच ऑफ द गैस शो लोएस्ट रेशियो ऑफ डिफ्यूजन, कह रहा है किसकी है ना लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ये रेशियो नहीं होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। मीथेन का मास 16 है, अमोनिया का मास 17 है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है और SO3 का मास 80 है। तो जिसका मास सबसे ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर मास, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होता है। भारी, ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। तो सबसे भारी गैस कौन है, SO3, 80 मास है। एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48 और एक सल्फर का 32। और अगर ये पूछता कि सबसे सही ना ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका है, तो इसमें जो सबसे हल्की गैस थी वो मीथेन थी, तो मीथेन आंसर हो जाता है इस वक्त। द बॉन्ड एंगल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज,
120 डिग्री। सही है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो दो बॉन्ड एंगल आ सकते हैं। sp2 के दो केसेस होते हैं, हो सकता है चेंज होकर आए और स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाए। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और केस हो 30 का, 30 से मुराद है 3 बॉन्ड पेयर हो, 0 लॉन पेयर हो, तो एंगल होता है 120 डिग्री। लेकिन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और केस हो 2-1 का, 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, तो फिर एंगल होता है 113 डिग्री का, 113 डिग्री का। अभी क्योंकि 113 ऑप्शन नहीं था तो 120 लगाया। अगर कोई 113 भी देता तो फिर क्वेश्चन को बड़ा वाज़ेह करना पड़ जाता। विच ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम शोज ऑल 3 डिफरेंट साइड्स। अभी मैंने बताया था तीनों डिफरेंट साइड्स ऑर्थोरोम्बिक में होती हैं, मोनोक्लिनिक में और ट्राइक्लिनिक में होती है साइड्स विथ सेम एंगल्स। लेकिन आप इसने कहा साइडें तीनों डिफरेंट है, एंगल तीनों सेम है, ये ऑर्थोरोम्बिक है। Chemical reaction which are accompanied by energy changes with the material changes are called thermochemical reaction। सही है। एनर्जी चेंजेस की बुनियाद पर, हीट की बुनियाद पर दो तरह के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। वो दोनों ऑप्शन में मौजूद है, लेकिन ये दोनों किसकी टाइप है? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ये काफी मुश्किल एमसीक्यूज बनाई। क्यों? ऑप्शन ए और सी की वजह से। ऑप्शन ए में भी 4.184 जूल है, ऑप्शन सी में भी 4.18 जूल है। तो ज्यादातर बच्चे जो याद करते हैं वो क्या करते हैं? 4.18, जबकि एक्यूरेसी के साथ कौन है? 4.184 जूल। अगर ये 4.18 ऑप्शन में नहीं होता, सी ऑप्शन में, फिर इजी हो जाती। अभी बहुत क्लोज दिया है। और अगर ये ऑप्शन चेंज कर देता ना, सी को ए को सी कर देता, तो फिर मेजॉरिटी बच्चा गलत कर आ जाता, क्योंकि वो जल्दी में 4.18 को लगा देता। और ये उल्टी होकर भी आ सकती है एमसीक्यूज। इसमें पूछा 1 कैलोरी इज इक्वल टू, पेपर में आ सकता है 1 जूल इज इक्वल टू, और 1 जूल इक्वल होता है 0.239 कैलोरीज के। Which property depends upon the substance present in the system? Extensive। सही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो प्रॉपर्टी सिस्टम की डिपेंड वो करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, और जो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो वो एक्सटेंसिव। तो इस दफा डिपेंड्स का वर्ड था तो एक्सटेंसिव। एमसीक्यू नंबर है 25। एनीथिंग अंडर एग्जामिनेशन और अंडर कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। ये सिस्टम की डेफिनेशन है। बहुत ज्यादा चांस है कि सिस्टम या सराउंडिंग की एमसीक्यू इस दफा लग जाए। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन द प्रोडक्ट ऑफ साइट देन केपी, ये पी बराबर में नहीं है, नीचे लिखा हुआ है केपी विल बी स्मॉलर देन केसी। आपको पता है अगर प्रोडक्ट साइड के वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम रिएक्टेंट साइड के टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो तो केपी केसी से बड़ा होता है, लेकिन अगर कम हो तो केपी केसी से छोटा होता है। इस दफा उसने बोल दिया है कि प्रोडक्ट साइड के जो वॉल्यूम है वो कम है, तो भाई फिर केपी क्या होगा? केसी से छोटा होगा। तो मैंने इसलिए लिख दिया विल बी स्मॉलर देन केसी। वाटर इज अ, ऑप्शन ए में कह रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, बी में कह रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सी में कह रहा है नन, डी में कह रहा है मॉडरेट। असल में डी में जाना चाहिए था नन, सी में मॉडरेट, लेकिन शायद आगे पीछे हो गया। आंसर है नन। वाटर कोवेलेंट सब्सटेंस है और कोवेलेंट कंपाउंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। प्योर वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होता है।
द वोल्टेज सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो ऑप्शन बी में लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल एनर्जी होती है। 30 देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन इनटू आयंस इज नोन एज आयोनाइजेशन। पीएच प्लस पीओएच का सम 14 होता है, 9 से जानते हैं लोग इस बात को। द सब्सटेंस विच इज डैश ड्यूरिंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसलिए इस एमसीक्यूज में आएगा ऑक्सीडाइज, और पढ़िए फिर दोबारा, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उलट होता है, वो सब्सटेंस जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस दफा रिड्यूसिंग एजेंट वो बोल चुका था क्वेश्चन में, तो मस्ट है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, इसलिए मैंने ऑक्सीडाइज को टिक करा। और ये अच्छी एमसीक्यूज हैं, इनके पेपर में भी काफी अच्छे कॉन्सेप्ट रहेंगे, बहुत ज्यादा चांस है कि ये लगे। पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। कुछ इन्होंने थोड़ा सा करी है मिस्टेक, वो इस हवाले से कि जो सिलेबस से रिड्यूस हो गई हैं वो एमसीक्यूज भी कुछ दे दिए, लेकिन हैं वो भी सारी अहम जो माजी में आती रही हैं। पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व, पोलर सॉल्वेंट, इससे मैं इतना मुतमईन नहीं हूं, जो इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिखा, लेकिन सॉल्वेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, इन्हें चाहिए था सब्सटेंस लिखते। पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन पोलर सब्सटेंस, ये बेहतर होता। क्यों? रूल चलता है लाइक डिसॉल्विंग लाइक का। पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में, तो पोलर सॉल्वेंट था, पोलर ही में डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं थी। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डैश विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीज। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 6 चीजों पे डिपेंड करता है, चैप्टर 8 है ये। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पर, कैटलिस्ट पर, नेचर ऑफ कैटलिस्ट पर, और रेडिएशन पर। और वहां पर हमें पता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। एमसीक्यू नंबर है 36। In neutral species, the sum of oxidation number is 0. 37. The value of Kc is fixed at particular temperature. Value of Kc कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है। उसकी वजह क्या है? Kc का फार्मूला है रेशियो बिटवीन rate constant of forward reaction to the rate constant of backward reaction, और rate constant जो होता है वो temperature dependent constant होता है, इसलिए value of Kc fixed होती है fixed temperature पर। इसको यहां देखते हैं, देखिए 39, Kc इक्वल है K1 ओवर K2 इज इक्वल है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो। तो मैंने पहले वाले फार्मूले से बनाए, Kc बराबर है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। और ये जो रेट कांस्टेंट है ये चैप्टर 8 से आए हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है, और जब जाहिर फिक्स टेम्परेचर पर K1 और K2 क्या होगा? फिक्स होगा, तो Kc ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा। 40 है, a catalyst has no effect on chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट को यकसा तौर पर बढ़ाता है,
या यकसा तौर पे कम करता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इंक्रीज और नेगेटिव है तो डिक्रीज। इससे इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बहुत अच्छी एमसीक्यूज है। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर। वाटर सब सही है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। द रिएक्शन ऑफ कैटाइन और एनाइन विद द वाटर सो एज टू चेंज इट्स पीएच इज हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन है। आयनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, प्रेशर। प्रेशर पर यह आर्हेनियस की थ्योरी से 7वां पोस्टुलेट आया है उसका। वहां पे कहते हैं आयनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन डाइल्यूशन, टेम्परेचर और नेचर। और इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने से भी सही ना आयनाइजेशन में इजाफा होगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। दुआओं में याद रखिएगा। और मैं 1 से 2 कॉलेजेस की और एमसीक्यूज जो है मैं अपलोड करूंगा, इसको देखकर जरूर जाइएगा। आपने देख लिया होगा कि जो फिजिक्स का पेपर था वो 100% लगाए, और जो मैंने 2 से 3 कॉलेजेस की एमसीक्यू सिलेक्ट कर अपलोड करी थी, आप उन्हें चेक करिए, उससे एमसीक्यूज आई हैं ज्यादातर। फिर एक दफा दोबारा आपकी दुआओं का तलबगार हूं। अल्लाह हाफिज।